चलो, कल के अकॉर्डिंग हम पढ़े थे इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट और कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, और आज का क्लासेस होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। और टाइम अगर कुछ बचेगा तो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एक्सीडेंट। तो थ्योरीज ऑफ एक्सीडेंट में हम बात करें, पहले थोड़ा सा आपको इसको एक रोशनी दें कि अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जैसे मान लीजिए हेनरिच हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, फ्रैंक बर्ड्स पूरा नाम होता है, बर्न्स हो गए, और आपके लिए डोमिनो हो गए। ये चारों साइंटिस्टों ने अलग अलग क्लू दिया है। एक्सीडेंट जब होता है ना, तो उसको रिसर्च करते रहते हैं कि हर आदमी के हर इंसान के जीवन में ना एक्सीडेंट होता है, नियर मिस होता है, इंसिडेंट होता है। कई बार आप बचे होंगे ना, तो एक बार इंसिडेंट होता है, और ऐसे ऐसे उसके बाद से कई बार और इंसिडेंट को आप ध्यान नहीं दिए होंगे ना, तो एक बार क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। इन्हीं तर्ज पे अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना एक थ्योरी दिया है, उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट। और जब एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, और एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद का कुछ ना कुछ कीमत हमको चुकाना पड़ता है। और इफेक्ट में हमने देखा था कि कल इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट में एक एम्प्लॉयर को होता है, दूसरा एम्प्लॉय को होता है, और तीसरा सोशल जो अगल बगल के लोग हैं उनको होता है। हमने एक घर का कहानी के तौर पर आपको बताया था ना। और अब कंपनी के अंदर हमने जोड़ा था कि कंपनी में जो काम कर रहा है वर्कर जो गिर गया है, एग्जाम्पल वर्कर हाइट से गिर गया है, उससे कुछ इंजरी हो चुके हैं, हाथ पे टूट चुका है, और उससे कंपनी में आंदोलन हो चुके हैं, तो उसके बगल अगल बगल जो वर्कर्स हैं वो भी क्या है, उससे उस क्राइसिस से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो इस तरह से एक कॉज होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, और कुछ कीमत चुकाना पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो अब कह रहा है कि वो कीमत कौन कौन सा है। तो कीमत भी क्या होता है, दो तरीके से होता है। कुछ ऐसे कीमत होता है जो हम लोग को ध्यान में नहीं आता है, और कुछ ऐसे कीमत आता है कि ध्यान में रहता है। जैसे किसी ने किसी बच्चे का सर फाड़ दिया मार के। गांव मोहल्ले में अगर बात करते हैं कि एक का लड़का किसी दूसरे लड़के का सर फाड़ दिया मार के, वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये लग गए। ठीक है, दिन भर रहा, अगले दिन भी रहा, बेड चार्ज हुआ, पैसा लगा 5-10 हज़ार जितना जोड़ सकते हैं लग गया। वो हमने बोला कितना पैसा लगा, तो 10 हज़ार रुपया लगा है। लेकिन उसके पीछे का वो दर्द नहीं देखिएगा आप। वो दिन भर उसका बाप जो काम छोड़ करके उसके पीछे दौड़ रहा था लेकर के, उस पेन को, उस दर्द को आप फील नहीं कर सकते हैं। वो भी एक कीमत है। जो उसकी माँ रोई होगी, वो रो करके जो एक बुरा हाल हुआ होगा, वो भी तो एक कीमत है ना। आपके मेहमान रिश्तेदार उसको देखने आए होंगे, क्यों देखने आए हैं, अपना काम छोड़कर, क्यों, क्योंकि सर फटा हुआ है। तो वो भी तो एक कीमत है ना, उन्होंने भी तेल जलाया होगा, घर से यहाँ आया होगा, फिर हॉस्पिटल में गया होगा। तो ये सब कीमत होता है ना। तो ये छोटी छोटी कीमत को ध्यान में नहीं देते हैं। तो जो आपका बड़ा कीमत था ना कि 10 हज़ार रुपया लग गए, ये एक डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। और इसके पीछे का जो दर्द इन लोगों का है ना, और आने जाने का, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट हमको दिखता है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमको दिखता नहीं है, मतलब ध्यान में नहीं आता है वो सब चीजें। इसी प्रकार से एक तरह से डायरेक्ट और एक तरह से इनडायरेक्ट, कॉस्ट भी और कॉजेज भी, ये दो भाग में बांटा गया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट है, अगर कल का पॉइंट समझ गए होंगे तब बस उसी को कॉस्ट के अंदर जोड़ दीजिए। कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस क्लेम। आजकल तो हर एक गाड़ियों का इंश्योरेंस हो रहा है, होता है ना। कंपनी के अंदर वर्क करते हैं तो कंपनी के अंदर आज नई पॉलिसीज आई हुई है कि आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। अगर किसी को कुछ होता है कंपनी के अंदर, उसको बॉडी इंश्योरेंस है या एक्सीडेंटल कुछ बीमा वगैरह है, तो क्लेम करेगा तो पैसा मिलता है। अब बताइए कंपनी को पैसा क्यों दिया, एक्सीडेंट की वजह से ना। ना एक्सीडेंट होता न पैसा देता, तो उस कंपनी का बेवजह पैसा चला गया ना, तो वो एक कीमत हो गया। तो इंश्योरेंस क्लेम भी कौन सा, एक डायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है। दूसरा, लॉस ऑफ प्रोडक्शन और रिड्यूस्ड आउटपुट। लॉस ऑफ प्रोडक्शन, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस आउटपुट। आउटपुट और इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है आना, और आउटपुट का मतलब होता है जाना। तो जाना मतलब क्या, अगर कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो तुम हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, तो एक तरह से तुम लोग आ रहे हो और पुराने क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। जब नए आएंगे नहीं तो पुराने कहाँ से जाएंगे, ना पुराना होगा ना जाएगा। इसी को बोलते हैं इनपुट और इसी को बोलते हैं आउटपुट। एक आप दुकान खोले हुए हैं, टेलरिंग का दुकान खोले, तो टेलरिंग का एक ये है जहाँ पे सिलाई होती है। तो सिलाई के लिए आपका कपड़ा जब नहीं आएगा तो फिर किसी को दीजिएगा क्या। अगर आपके कंपनी में कुछ घटना हो गया है, तो यहाँ के लोग जब देखे कि भाई इसके अंदर घटना हो चुका है, जल गया है, हम यहाँ पे सामान नहीं देंगे, क्योंकि देंगे तो टाइम से ये नहीं देगा। जब ये नहीं देगा तो ये वापस कैसे किसी को देगा, और नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ना लॉस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप जो बना रहे थे ना, जो चीज आप जनरेट करके दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं, जो सील के दे रहे हैं, वो तब दीजिएगा ना जब मिलेगा, और नहीं मिलेगा ना तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद। अगर कोई कंपनी, आप मान लीजिए छोटा मोटा एक बटन बनाती है कोई कंपनी, और कंपनी में आग लग गया है, तो बना पाएगी,
पहले तो अपने आप को पहले स्टेबल करेगी, तो कुछ दिन लगेगा। तो फिर जो कंपनियां ऑर्डर देती हैं वो दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। जब वो नहीं देंगी तो बनाएगा नहीं। इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी में तो घटना घटना हुआ, आग लग गया, 10 लोग जल के मर गए, 10 लोग बच गए, तो चल गया क्या हॉस्पिटल, वो तो सबको दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है कि अब मेरे कंपनी में कई दिन तक लोग आएगा नहीं, वो भी एक लॉस है। तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्शन या रिड्यूस आउटपुट, कम हो जाएगा, आना जाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी एक लॉस है। तुम्हें ना ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसको मैं हिंदी में समझा रहा हूं ना, तो ऐसे ही तुम समझाओगे, लेकिन अगर कहीं एग्जाम में आता है, कहीं पेपर में लिखते हो, कहीं समझाते हो, फॉर्म में भरते हो, तो ये पॉइंट तुमको नाम को याद रखना। जैसे इंश्योरेंस क्लेम, ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लॉस और डैमेज, प्रोडक्ट लॉस और डैमेज हो गया, कहीं आग लग गया, कहीं कहीं कुछ तरह के ऐसे रेस्क्यू सिस्टम आ गया, या किसी तरह का कोई इमरजेंसी सिस्टम आ गया जहाँ पे वो बिल्डिंग में या किसी कंपनी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे आप बाइक पे ही गिरते हैं तो बाइक नहीं टूटता है। अगर कहीं पे आग लगता है, आधा हिस्सा जल गया है, आधा हिस्सा बचा हुआ है, तो आधा हिस्सा में क्या उसका इफेक्ट नहीं घुसा होगा? तो वहां पर भी प्रोडक्ट्स लॉस या डैमेज, कुछ खराबे मशीनें हो जाती हैं, कुछ सामान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब आधा कोई फैक्ट्री है या कोई मान लो शॉप है जहाँ पे कपड़े बेचे जाते हैं, तो कपड़े के ये वाला रेकिंग में और ये वाला रेकिंग में इसमें आग लग गया है, तो क्या इसका धुआं, इसका उसका जो लौ है, इसका फ्लेम है, क्या इसके पास नहीं जाएगा? भले आग नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका जो फ्लेम है, इसका धुआं है, इसको तो असर डालेगा ना। तो बोलेगा जो चला गया तो चला गया, जो बच गया वो भी क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो डैमेज हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द लॉस, कंपनी के अंदर ऐसे लॉसेस हो सकते हैं। डैमेज प्लांट मटेरियल प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब है एरिया, कैंपस। अब कैंपस में आग लगा तो तबाही नहीं होगी, अब पूरा बिल्डिंग ही जल के खत्म हो गया, तो फिर प्रेमिसेस क्या, पूरा मटेरियल खत्म। घर में लोग थे वो भी खत्म, फैक्ट्री में लोग हैं वो भी खत्म हो गए, फैक्ट्री में जो मटेरियल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है वो भी खत्म हो चुका है, प्लांट में पूरा आग लग चुका है। तो ये एक्सीडेंट हुआ है तो क्या वो डैमेज नहीं होगा? तो प्लांट का लॉस होना, मटेरियल लॉस होना और प्रीमिसेस का लॉस होना, ये भी क्या है, एक कॉस्ट है। एक कौन सा कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट होता है। सिकनेस कवर या सिक पे, बीमार बीमार होते हैं ना, बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट चले हॉस्पिटल चले गए, तो आपको क्या होगा, सिक पे मिलेगा, मतलब कि बीमारी का कुछ पैसा वैसा मिलता है ना महीने में, तो वो कंपनी क्यों भर रही है भाई, बेवजह अपने। तो वही बोल रहा है कि कंपनी का तो सिकनेस या कवर या सिक पे मिलता है। कंपनी के अंदर अगर कोई वर्कर्स की किसी तरह का हानि होती है, लॉस होता है, बीमार पड़ता है या मेडिकल असिस्टेंस लेना पड़ता है ना, उसके लिए क्या होता है, पैसे मिलते हैं। इसलिए सरकारी जॉब में देखा होगा आपने, देखा होगा मेडिकल लोग लीव लेते हैं, तो क्या उसका पैसा नहीं मिलता है? मिलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब कि कंपनी के अंदर का वर्कर गिर के मरते हैं, बेहोश होते हैं या कोई इंजर्ड होता है, तो मरा हुआ तो ठीक है, अलग बात हो, तो चला गया दूसरे दुनिया में, उसका जो कॉम्पनसेशन होगा वो हमें दे दिया। बट अगर कोई मेडिकल असिस्टेंट ले रहा है, भर्ती है मेडिकल में, इलाज चल रहा है, बेड पे है, तो बेड का पैसा ले रहा है, पूरा चार्ज उठकर कंपनी क्या कर रही है, पे कर रही है। रिपेयर टू प्लांट और इक्विपमेंट, जब एक्सीडेंट होता है, जैसे बाइक का एक्सीडेंट होता है, तो क्या उसको ठीक नहीं करते हैं? तो कीमत नहीं चुकाना पड़ा आपने? बोलिएगा बेवजह हमने कीमत चुकाया, मतलब 10,000 का मेंटेनेंस करवाने में लगा दिया हमने। तो कहीं प्लांट या किसी कंपनी में कोई हादसाएं होती हैं, कुछ घटना होता है, चाहे घटना किसी तरह का हो, चाहे कोई कोई पार्ट्स कोलैप्स कर गया है, चाहे आग लग चुका है, या किसी तरह कोई मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है किसी वर्कर को, तो उसी काम की वजह से हुआ है ना। तो कहता है कि वहां पर भी हमने क्या किया, प्लांट का रिपेयर करवाया, या इक्विपमेंट टूट गया है उसका रिपेयर करवाया। रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब चेंज कर देना। जैसे कि पेन मान लो नया नया है अभी हमने, और अचानक इसे तोड़ दिया, तो इसको चेंज करेंगे ना भाई, दूसरा लेकर आओ भाई, क्यों लाया, नया नया था, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, रिप्लेस कर देंगे। कंपनसेशन मुआवजा, कंपनसेशन मुआवजा, तो कंपनी क्या करती है, वर्करों को मुआवजा देती है अगर एक्सीडेंट होता है तो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड शेयर प्राइसेस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर हम ठीक ठाक चल रहे हैं ना, तो हमें और सारे क्या है, ऑफर आएंगे। बहुत सारी कंपनी अगर ठीक से चलती हैं, सारे वर्कर्स खुश हैं कंपनी से, सारे स्टाफ खुश हैं, कंपनी जो है उस जिस लेवल पे है वहाँ से ग्रो कर रही है, उसका जो रेटिंग है वो बड़ा बेहतर है, तो और सारे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं वो बड़ी खुशी खुशी मिलेंगे। वो लगा नहीं हम इसी कंपनी में देंगे, इस कंपनी क्या अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जब आपकी कंपनी में खाली एक्सीडेंट ही हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो उस कंपनी में लोग जाना चाहेगा, और नहीं जाना चाहेगा तो काम नहीं दे पाएगा कोई, और काम नहीं देगा तो उसी को बोलते तो हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मतलब हमने कुछ गलती किया, एक्सीडेंट हुआ, चाहे हमने गलती किया, जिसकी वजह से हमें ये अवसर अब नहीं मिल पा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या,
कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। इसमें से कम आपको 5 एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। आपकी किताब में ये मौजूद है, कोई दिक्कत। आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। ये वो है जो अभी हमने दिखाया था ना, ये वो डायरेक्ट है, वो आपको डायरेक्टली उसको झेलना है। और ये वो है जो उसके पीछे से आपको असर तो नहीं दिखाएगा लेकिन बड़ी असर होती है। ये इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने मौजूद है। ये बिजनेस इंटरप्शन, बिजनेस में बाधा पड़ जाना, बिजनेस में बाधा पड़ना। बिजनेस, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, कंपनियां चला रही हैं जो अगर डूब गई तो डूब गई, लेकिन अगर रुक गई तो उसमें कोई वर्कर कभी नहीं आ रहा है, तो कभी स्टाफ नहीं आ रहा है, कहीं मटेरियल समय से नहीं आ रहा है, तो बिजनेस क्या वो रन ठीक से कर पाएगा? बाधाएं आएंगी, बाधा आएंगी, ऑब्स्टेकल आएंगे, तो उसको आप थोड़ा सा फील करिएगा, लेकिन ये दिमाग में नहीं आएगा कि ये उसी एक्सीडेंट का हिस्सा है। किसी कंपनी में अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर महीने 2 वर्कर मर रहे हैं, तो उस कंपनी में कोई जाना चाहेगा? मतलब वहाँ की हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बड़ी वीक है, नहीं जाना चाहेगा। और जब नहीं जा पाओगे तो कैसे काम चलेगा? तुम एक दुकान पे, मॉल में ही ले लो, मॉल में जाते हो, मॉल में जा रहे हो और तुम्हें कभी नाश्ते का टाइम मिल गया, कभी लंच का टाइम मिल गया, तो वो नहीं दे रहा है और तुम भूखे तड़प तड़प के मर गया, ये बेहोश हो गया पानी की वजह से, तो तुम ये नहीं कहोगे यहाँ पे हमको उतना फ्रीडम नहीं है, लंच का भी टाइमिंग नहीं है। तो वो चीज़ें ऐसे सिचुएशंस में आती हैं। तो मान लो जब ये स्टाफे नहीं आएगा तो काम कौन करेगा? तो काम में बाधाएं आएंगी, बाधा आएंगी ना, तो वो बाधा भी हम लोग क्या जजमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी एक कीमत है जो चुकाना पड़ता है। प्रोडक्शन लायबिलिटी, हर आदमी का अपना अपना एक दायित्व होता है, कब देना है। हमने तुमसे बोला कि भाई हमारा शॉर्ट सील दीजिए, आज हो जाएगा, अब तो आने वाला है बकरीद, दे दीजिएगा 2 दिन पहले, 2 दिन पहले दे दीजिएगा, लेकिन उसके यहाँ 5 लोग बीमार पड़ गए, अब बताओ समय से दे पाएगा वो? तो हर आदमी का, अब नहीं देगा तो कहोगे नहीं दिया ना, नहीं, इसके पीछे का लॉस देखो क्या होगा। नहीं देगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, उसका नाम खराब हो जाएगा। क्यों? ये समय से नहीं देता है, और समय से नहीं देता है तो लोग उसको देंगे नहीं, देंगे नहीं तो आउटपुट इनपुट क्या हुआ? बंद हुआ। तो वो तो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो बुराई है, जो लोगों की मानसिकता बैठ चुका है, उसको कौन निकालेगा? अगर कोई किसी को गाली दे रहा है ना, ये भी एक कॉस्ट है। गाली देना, किसी का रेपुटेशन खराब हो गया, किसी का जो अपना एक प्रतिष्ठा है वो भी लॉस चला गया, खराब हो चुका है, ये भी एक लॉस है। ये आपका मान सम्मान क्यों खराब हुआ? क्योंकि आपके यहाँ खाली घटनाएं होती है, लोग मरते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता है, कुछ देखरेख नहीं होता है। अभी हमने बोला कि जिस कंपनी में तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगा, खाना पीने रहने का व्यवस्था नहीं होगा, रहोगे तुम, फिर वो कंपनी तो बाधा में आएगी ना। तो कहता है वो भी एक लॉस है, लॉस ऑफ ऑर्डर। बहुत सारे लोग ऑर्डर कैंसिल कर लेते हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे किसी कंपनी में तुम, अब सोचो कि तुम कपड़ा सिलने के लिए देने ही जा रहे हो, तब तक वहां पता चला कि इसमें 2-4 लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ चुके हैं, तो तुम डर से नहीं दोगे। तो जो ऑर्डर देने वाले थे वो क्या किया? कैंसिल कर दिया। कंपनी में बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट मिलते हैं जो लाइन में रहते हैं, कुछ मिल चुका है और कुछ मिलने वाला है। तो अगर उसी वक्त कंपनी का कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जो कंपनी लॉस में चली जाए, या कंपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाए, तो आने वाला जो मेन व्यक्ति होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, वो दे पाएगा? बोलेगा नहीं, तुमसे तो नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक लॉस हो जाता है। और वो लॉस क्या होगा आपका? लीगल फी एंड फाइन्स एंड पेनाल्टीज। लीगल फी, ये भी एक लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है। चलो एक एग्जांपल और देते हैं। देखना कि कभी कभी ऐसे किसी से खेत के लेकर के झगड़ा होता है। इस पॉइंट को समझना, खेत को लेकर झगड़ा होता है, झगड़ा यहाँ तक पहुंच जाता है कि मारा पीट होता है और केस फौजदारी भी हो जाती है। हो गया, या किसी घर में ही मारा पीट हो गया, केस फौजदारी हो गया। कंपनी को ले लो, कंपनियां जब एक्सीडेंट्स होती हैं या कुछ ऐसे कंपनी में केस होते हैं, तो उस केस को लड़ने के लिए क्या 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 हायर करते हैं? वकील हायर करते हैं। अब तारीख पे जाना, वकील को हर मंथ हर तारीख पे पैसा देना, ये कौन बोला है देने के लिए? ये आप काउंट किए हैं? नहीं किए हैं। आप दिन भर का काम छोड़ करके तारीख पे जा रहे हैं, ये भी एक लॉस है। कोर्ट जजमेंट किया कि इतना फाइन आपको देना पड़ेगा, फाइन पेनाल्टी, तो आपके ऊपर इतना का फाइन लग गया, वो किसने किया? उसको आपने नहीं जोड़ा। तो कहता कि आपके कंपनी में अगर कोई घटनाएं होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो हो सकता है इस पर क्लेम हो और इस पर केस हो सकता है, इम्प्रिजन का भी संभावना हो सकता है। इम्प्रिजन में क्या होता है?
कैद मतलब कि जेल वगैरह, जेल होने की संभावना हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट, कैद होने की संभावना मतलब हो सकती है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये वाला कहाँ से ये कौन गलती करेगा भाई? आप ही ने किया ना। कंपनी के अंदर कुछ ऐसे धांधली हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके जिम्मेदार आप हो गए, तो आप पे ऐसे कुछ फाइन्स और पेनाल्टीज लगने लगा हुआ है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? हम तो सब कुछ जोड़ेंगे। एक लड़की और एक लड़के में जब तलाक होता है, ऐसा कुछ झगड़ाएं होती हैं, तो दोनों में केस होता है, तो लड़की को मिलता है 5-10 लाख रुपया, तो बड़ी खुश होती है कि उनको 5-10 लाख रुपया मिल गया। ध्यान सुनना। तो अब देखना, वो 5-10 लाख लेने के लिए 10 साल केस लड़ी, तो 10 साल का उसका जिंदगी का थोड़ा सा लॉस जोड़ना कितना होगा, वो उसको ध्यान में नहीं आएगा। कितना बार उसने तारीख पे गया, तारीख पे गया होगा तो कुछ खाने पीने का पैसा भी ले गया होगा, वकील को दिया भी होगा, कहीं बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होंगी, वहां पे 5 से 10 साल फेंकना होगा। ऐसे जोड़ोगे तो 5-6 लाख तो यही हो गया, लेकिन वो काउंट हम लोग नहीं करेंगे, वो भी एक लॉस है। तो पेनाल्टीज हो गए, फाइन्स हो गए, लीगल्स जो आपके फी हो गए, ये भी क्या होते हैं, एक तरीके से एक कॉस्ट होते हैं जो इनडायरेक्ट के अंदर जाते हैं। हर एक कंपनी का अपना अपना एक वकील होता है जो फाइल करता रहता है अगर किसी तरह घटनाएं होती हैं। देखते हो ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, एक वकील रखे हुए हैं, एक लॉयर रखे हुए हैं, जो उसका मुकदमा क्या होता है समय समय पे लड़ता रहता है। तो भाई पैसा देने की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि अब यहाँ कंपनी पे केस हो चुका है, एक्सीडेंट हुआ है, 10-15 लोग मर चुके हैं। अभी अभी एक जो ब्लास्ट हुआ था, जिससे वायर फटा था, जो बहुत लोग मर गए थे ना, उस पर केस हो चुका है कंपनी पे। तो क्या वो कंपनी केस नहीं लड़ेगी? लड़ेगी। जो लड़ेगी वो फीन पेनल्टीज और फाइन्स देगी, तो क्या होगा, वो तो कॉस्ट होगा ना। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। डिले इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में डिले हो जाना, प्रोडक्शन में डिले हो जाना, और डिले होगा तो ये किस में जाएगा? अब हमने बताया कि सिलाई मशीन पे गया, तुमने दिया कपड़ा सिलने के लिए, तो हर दिन बीमार रह रहा है वर्कर हो। अब बोला था 20 तारीख को देंगे, फिर बोला 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया, तो टाइम से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा, उसी को बोलते हैं हम डिले इन प्रोडक्शन। स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट मतलब एक तरह समझो कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे अपनी भाषा में भोजपुरी में एक होता जो पैसा हम लोग लगाते हैं उसको, और एक होता बेनिफिट होना। तो मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो 1 लाख लगा करके, और 1 लाख लगाए हो, तो उसके बाद जो कमाओगे वो तुम्हारा 1 लाख मेंटेन हो गया, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं ये हमारा रकम ब्याज वाला है, मतलब जितना लगाया उसके बाद का मिल रहा है वो मेरा ठीक से ठीक वैसा ही है। लेकिन जैसे ही तुमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसी घटना हो गई, बिजनेस क्या हुआ, तबाह हो गया, तो बोलोगे जो लगाए तो वो भी नहीं आया। तो उसी जो हम लगाए हैं ना, उसी को बोलते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। एक दुकान खोलोगे तो 5-10 साल लगाओगे ना, और कहीं खोलने से पहले दुकान में कुछ ऐसा तबाही आ गई, फिर क्या करोगे? बोलोगे जो घर से लगाए थे ना वो भी नहीं आया, और वही 5 साल कमा लिए खूब, तब कुछ आएगा तो टेंशन नहीं होगा। तो स्टार्टअप कॉस्ट उसी को बोलते हैं हम लोग। इंक्रीज इंश्योरेंस, इंक्रीज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में जानते हो क्या होता है रिन्यूअल। तो रिन्यूअल कराने की नौबत आ जाएगी, डेट खत्म हो जाएगा तो रिन्यूअल कराओगे, उसका भी कॉस्ट देना पड़ता है, रिन्यूअल कॉस्ट, वही रिन्यूअल कॉस्ट आ गया। ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये देखना ध्यान से, इस पॉइंट को समझना। ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक वेल्डर है 20,000 पर मंथ लेता है, काम करता है, और एक ट्रेंड वर्कर है, एक ट्रेंड मतलब वेल कॉम्पिटेंट एक वेल्डर है जो बहुत अच्छा है। अगर इसको मैं खोजूं अगर कहीं और भी इंटरव्यू लेकर के, तो हो सकता है बहुत सारे वेल्डर होंगे, लेकिन उसमें से ये भी एक अच्छा हो सकता है। बट एक दिन क्या हुआ, एक घटना हो गया, और 20,000 में एकदम चल रहा है ठीक से, हमारा सारा काम भी कर रहा है, ये 20,000 मंथ भी ले रहा है। एक दिन घटना हुआ, ये वर्कर घायल हो गया, घायल, और हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद अभी जगह खाली है, तो कंपनी तो बैठेगी नहीं, तो बोलेगी किसी और को लेकर आओ। तो जब ये किसी और को लेकर आएगा ना, इस मोमेंट को बोलते हैं रिप्लेस करना, तो न्यू को लेकर आएगा। अब ध्यान से सुनना, अब न्यू भी कहेगा कि हमको विषय चाहिए, तो विषय इसको देगा। क्या पता कि न्यू वाला वर्कर इस पुराने वाले वर्कर कितना काम करे या ना करे, उतना तेज, कॉम्पिटेंट, वेल ट्रेंड इतना है कि नहीं है, ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन 20,000 ले रहा है।
तो ये काम इतना नहीं कर पाएगा, एक लॉस ये हुआ। और प्लस इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा फिर से, तो ट्रेनिंग देने के लिए एक आदमी को हम हायर करेंगे, तो ये ट्रेनिंग देगा तो इसका भी कुछ खर्चा हमको देना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग का खर्चा क्यों देंगे भाई, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है। अब प्लस ये जो हॉस्पिटल में है ना, इसका खर्चा हम दे ही रहे थे। एक एक्सीडेंट का कीमत हमको इतना चुकाना पड़ा, जो यहाँ पे ट्रेनिंग और रिप्लेस होता है ना, ये भी कॉस्ट क्या है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ये तो समझ रहे पॉइंट्स को। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ओवर टाइम, एडिशनल वेजेज। एडिशनल वेजेज का मतलब होता है जो अतिरिक्त आपको वेतन मिलता है ना ओवर टाइम करने से, वो बंद हो गया। अब किसी कंपनी में 8 घंटे काम करने से आपको 20,000 मिल रहे थे, और कंपनी में 4 घंटे ओटी करते हैं तो इसका कुछ अलग मिलेगा। मान लीजिए सब मिला करके एक दिन का, महीने का 5,000 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है आपका, 25,000। लेकिन कंपनी में घटनाएं होती है, काम बंद होता है, काम हल्का आता है, तो क्या ओवर टाइम चलेगा, नहीं चलेगा। ओवर टाइम नहीं चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाले हैं, ये बेनिफिट क्या होगा, रुक जाएगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को ही बोलते हैं एडिशनल वेजेज, और ओवर टाइम ओटी बोलते हैं। तो ये चीज नहीं हो पाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी इनडायरेक्ट कॉस्ट का कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो इसको हम लोग जजमेंट नहीं कर पाते हैं। देखो ध्यान से, हाँ, लॉस ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, आपका इमेज किसी के साथ बना हुआ है वो भी खराब हो जाएगा। बहुत लोग के माइंड में ऐसा सेट हुआ कि ये कंपनी बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी है, लेकिन कंपनी अगर टूट जाती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, कंपनी अब बेकार हो चुकी है। ये इमेज कौन बनाया था, हमने बनाया था, खत्म हो चुका है। कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन, आपने जो जांच करवाया कंपनी में, जो एक्सीडेंट जांच हुआ है, जो कंपनी में जांच करने वाले हैं, तो एक्सीडेंट का तो अलग है, बस जांच करने में टाइम लगेगा ना, उसके ऊपर जो खर्चा किया हमने वो भी तो कॉस्ट है, वो भी इनडायरेक्ट है। सुपरवाइजर असिस्टिंग विक्टिम, अब सुपरवाइजर जो है वो काम छोड़ करके जो विक्टिम व्यक्ति है, जो घायल व्यक्ति है, उसकी सहायता कर रहा है, तो उसके जगह कौन काम करेगा, ये भी लॉस है। वर्कर्स स्टॉपिंग टू द डिस्कस द इंसिडेंट, वर्कर्स जो, वर्करों के मन में जो खुसर फुसर स्टार्ट होता है कि कंपनी में लोग खाली मर रहे हैं, हमारे दोस्त मर रहे हैं, वर्कर्स मर रहे हैं, इस कंपनी ठीक नहीं है, वर्करों को देख रेख के लिए कुछ बनाया नहीं गया है, तो उसके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स चल रहा है, इसको कौन दूर करेगा, ये भी क्या है। अभी मैंने बोला ना कि रेपुटेशन डाउन होना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, किसी के प्रति गलत सोचना, ये भी क्या है, कॉस्ट है। प्रिपेरेशन ऑफ रिपोर्ट, प्रिपेरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स तैयार करना, उसको सबमिट करना। अटेंडेंस ऑन कोर्ट प्रोसीडिंग, बताया था ना कि बार बार कोर्ट में जाना आना, और उसमें तारीख पर तारीख देना, और जाना फिर पैसा देना। हॉस्पिटल विजिट, डीलिंग विद द रिलेटिव्स, बोले थे ना कि रिलेटिव आएगा देखने के लिए, वो भी एक कॉस्ट है। हॉस्पिटल गया, डील किया, वो भी एक कॉस्ट है, उसको तुमने कहा जोड़ा नहीं जोड़ा। तो ये सब के सब क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट का 5 और इनडायरेक्ट का कम से कम 5 आपको याद रखना होगा। फोटो ले लीजिए। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ एक्सीडेंट पे। हेनरिच थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन, ठीक है, हेनरिच के बारे में बताया था ना, विलियम हर्बर्ट हेनरिच, हमने लिखवाया था, हु इज द फादर ऑफ सेफ्टी, लिखवाया था ना, उनको शॉर्ट में हेनरिच कहा जाता है। और थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन, तो इन्होंने क्या किया, कुछ थ्योरीज दिया हुआ है, सिद्धांत दिया हुआ है, और सिद्धांत ये है कि यहाँ पर देखिए, HW वही है उल्टा, HW हेनरिच एनालिसिस ऑफ 75,000 एक्सीडेंट इन 1931, 1931 में। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके लाइफ में 5 साल में 600 घटनाएं हुए होंगे, तो आप उन 600 का आंकड़ा लीजिएगा ना, तो उसमें बैठ कर सोचिएगा कि 600 में कितनी बार आप बचे हुए हैं, कितनी बार थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, और कितनी बार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो उसमें भी ऐसे ही इतना आंकड़ा लिया गया, और उसमें से 330 आंकड़ों को क्या किया गया, बाहर किया गया, और ये देखा गया कि 330 में, हेनरिच ने देखा कि 330 में हम देखते हैं कि कितनी बार हम बच चुके हैं और कितनी बार घायल हो चुके हैं। तो ये देखा गया कि 330 में 300 बार ऐसी घटनाएं होगी, ऐसी घटना होगा जिसमें हम बच गए होंगे, मतलब नो लॉस। जो नो लॉस होगा उसका क्या बोलेंगे, नियर मिस, बाल बाल बच गए होंगे। अब देखो ये पिरामिड, इसको बोलते हैं पिरामिड, ये जो दर्शाया है ना, इसको बोलते हैं पिरामिड।
तो WH जो हेनरिच है वो एक पिरामिड के माध्यम से 75,000 आंकड़ों में 330 को लेकर के एक सिद्धांत तैयार कर रहे हैं और एक थ्योरी बना रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना बार में हमको ज्यादा चोट लगता है। तो देखा कि 330 बार तुम कहीं गया, यहां से होते हुए यहां गया, तो 300 बार ऐसी जगह आया होगा ना जहां पे क्या होगा, नियर मिस होता है। अब कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तो इतना दिमाग काम करेगा कि नियर मिस अगर हो गया, अगर इसको तुम ध्यान में रख करके ये सोच लिया कि ये गलती हुआ है, इसको यहीं पे सुधारते हैं, तो आगे नहीं गलती होगा। लेकिन हम लोग वहां पे अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो फिर क्या होता है, आने वाले समय में जब चलोगे ना तो फिर 30 बार ऐसी घटना आएगी जिसमें 29 बार आपका इंसिडेंट होगा। क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ पे क्या होइएगा, गिरिएगा, चोट लगेगा और माइनर कुछ ना कुछ इफेक्ट होंगे, उसी को बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। अब कहता है कि यहाँ भी आपको क्या है, एक चेतावनी है, एक वार्न किया जा रहा है और आप संभल जाइए। अगर नहीं संभलते हैं तो एक बार ऐसी घटना होगा जो LTI हो जाएगा। LTI का मतलब लॉस्ट टाइम इंजरी, लॉस्ट टाइम इंजरी। और लॉस्ट टाइम इंजरी का मतलब होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर वो आप 48 घंटे तक वापस काम पे नहीं आते हैं, मतलब गंभीर तरह से चोटिल हैं, तो 48 घंटे के बाद आप बेड रेस्ट होते हैं, उसके पहले नहीं आते हैं, ऐसे चोट को LTI कहा जाता है। मतलब एक तरफ से फेटल हो गया, और फेटल का मतलब होता है दर्दनाक घटना। जरूरी थोड़ी है कि 30 दिन होगा तो 29 दिन होगा तो 30 दिन हमारा नहीं हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, इन्होंने एक आंकड़ा लिया हुआ है, आप 1000 का आंकड़ा ले लीजिए। तुम यही एग्जांपल लो ना, अगर कोई यहां से घर चलता है तो कहीं ना कहीं तुम कभी रिक्शा से बचे हो, कभी बोलेरो से बचे हो, कभी पिकअप से बचे हो, कभी ट्रक से बचे हो, कभी गड्ढे में जाने से बचे हो ना। तो अगर ये ध्यान में लगाते हो ना तो आगे घटनाएं नहीं होती है। अगर ध्यान रहेगा, अगर तुमको लगेगा कि हमसे मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक आगे नहीं करेंगे, तो आगे कुछ घटना नहीं होगा। लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो अगर इसी का लापरवाही रहेगा ना तो आगे घटना होगा। हो सकता है कि छोटा हो या बड़ा हो, तो हो सकता है कि बड़ा ना हो तो छोटा हो, तो नियर मिस इंसिडेंट हो। और इंसिडेंट में भी ध्यान अगर नहीं दिया कि नहीं नहीं हम तो यहाँ पे बच रहे थे, यहाँ पे थोड़ा चोट लग ही गया, बट अभी भी ध्यान रख लेते हैं, अगर नहीं दीजिएगा तो एक बार ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा चोट लग सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। इसी सिद्धांत को बोलते हैं पिरामिड। और हेनरिच ने इसी पिरामिड के माध्यम से एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं थ्योरीज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का थ्योरी है जो अपने अकॉर्डिंग 75,000 आंकड़ों में 330 को लेकर के आपको सिद्धांतिक तौर पर समझा रहे हैं कि ऐसी गलतियां करोगे आगे चल के ये एक्सीडेंट में और फेटल में तब्दील हो सकता है। ये भी कह रहे हैं कि ये हरा वाला जोन में रहोगे ठीक रहोगे, येलो में जाओगे तो बीच का हो गया फिर रिस्क, ऊपर नीचे दोनों है, इधर भी है उधर भी है। अगर ऊपर जाते हो रेड मतलब कि फेटल, फेटल का मतलब होता है दर्दनाक घटना जिसमें मौत होने की संभावना हो सकती है। कोई दिक्कत इसमें? तो हैंड्रिज कितना आंकड़ा लिए, 330, कितना में, 75,000 में। ये कब की बात है, 1931 का। 300 बार क्या किया, नियर मिस दिखाया गया, 29 बार माइनर, माइनर का मतलब कि इंसिडेंट, और एक बार फैटल, फैटल फैटल या LTI। तो एक बार फैटल मतलब कि इसमें आ जाएगा, हो सकता है डेथ भी हो जाए, या हो सकता है कि मेजर आपको मेजर इंजुरी, इंजुरी में चोट, तो मेजर हो सकता है। ये सिद्धांत है, इसी को बोलते हैं हेनरिच का सिद्धांत, हेनरिच थ्योरी। इसी को क्या बोलते हैं, हेनरिच थ्योरी। कोई दिक्कत? तो कभी भी आप एग्जाम में अगर आएगा एक्सप्लेन करने के लिए तो याद रखिएगा कि 330 पे हेनरिच से दिया था, अभी आएगा 641, 641, 641। एक और साइंटिस्ट उन्होंने 641 आंकड़ा लिया हुआ है और एक पिरामिड से दर्शाया हुआ है ना, क्योंकि इसमें देखो ध्यान से, इसमें नो इंजुरी का जिक्र किया है, माइनर इंजुरी का जिक्र किया है, फेटल का जिक्र किया है, लेकिन प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया है। क्या तुम गिरते तो खाली इंसान ही बचता है, तुम्हारा धन, तुम्हारा प्रॉपर्टी, जो बाइक चला रहे हो गिर रहे हो तो बाइक नहीं बच रहा है, तो बाइक का भी जिक्र करता है, बोलता कि उसको भी ले लो ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बचे, अगर तुम बाइक से जा रहे हो तो तुम्हारा बाइक भी बचा, बाइक बचा और ह्यूमन ही बचा,
कभी कभी होता है कि ह्यूमन लॉस होता है लेकिन बाइक क्या है, बचा हुआ है। कभी कभी दोनों चोटिल होता है और कभी एक होता है, और कभी कभी या तो खाली बाइक ही होता है। मतलब प्रॉपर्टी भी हो सकता है अकेले डैमेज, ह्यूमन भी डैमेज हो सकता है, कभी कभी दोनों साथ हो सकते हैं। तो सिद्धांत कहता है, अगला सिद्धांत, कि खाली इंसान के बारे में सर्च मत करिए, प्रॉपर्टी को भी ले लीजिए, प्रॉपर्टी को भी ले लीजिए। तो वो अभी आएगा 641 का आंकड़ा, जो अगले साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है, रिसर्च किया हुआ है। लेकिन अभी ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, अभी इसमें और है। अब कहता है कि पता लगाए कि क्यों हुआ। फोटो ले लिया, यस सर। आइए यहां देखते हैं। तो पता लगाया गया कि आंकड़ाएं ये गलतियां क्यों हुई। मतलब जो 300 आपका 330 में जो गलतियां थी, जो फॉल्ट था आपका, जो कॉज था कारण, वो कारण उसके पीछे का क्या था, तो कह रहा है ना कि इसमें जितना भी घटना हुआ है ना, इसके पीछे का कारण क्या है, अनसेफ फैक्ट 88% है। मतलब अगर एक बाइक चला रहे हैं आप और बाइक से आप गिर रहे हैं, तो उसमें जरूर उस फॉल्ट में आपकी गलती 88% होगी। अगर कंपनी के अंदर कोई वर्कर वर्क कर रहा है, तो ये कहा जाता है कि अगर वो घटना, वो काम करते हुए एक्सीडेंट में तब्दील होता है, तो उसमें उस वर्कर या यहाँ के एम्प्लॉय का गलती 88% होता है। मतलब कि अनसेफ एक्ट 88% होता है। अगर वहां के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयर की फॉल्ट देखा जाए तो कितना होता है, 10% होता है। अनसेफ कंडीशन कितना, 10% होता है। और 10 88 कितना हुआ, 98, बच गया 2। तो कहता है कि ये नेचुरल होता है, नेचुरल कॉज होता है, जिसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। आप इसको रोक सकते हैं, इसको रोक सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक सकते हैं। जैसे कल तूफान आया था, क्या आप रोक लीजिएगा उसको? तो अगर कल कहीं घटनाएं हुई होगी, कोई अगर तूफान में फंस गया होगा, कहीं बाइक चला रहा होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा, अगर वो कहीं गिर गया होगा नहीं दिखने का वजह से, या कहीं ऐसे गड्ढे में चला गया होगा, तो कल का रीजन यही होगा कि वो प्राकृतिक आपदा था, हमारे फॉल्ट नहीं, हमारे गाड़ी में फॉल्ट नहीं, या कहीं एस्कैफोल्ड वर्क टाइप का काम चल रहा है, कहीं क्रेन से कोई लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा होगा, तो उस वक्त हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो। उसमें हो सकता है कि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन ना हुआ हो सकता है कि उसने अगर सही समय पे अगर जजमेंट नहीं किया हो, मौसम को अगर जजमेंट ना किया हो, तो एक घटना हुआ होगा जिसमें ये दिखाया गया होगा कि ये आपके जो इन्वायरमेंट कंडीशन है, आपका जो नेचुरल इफेक्ट है, इससे हुआ होगा। तो नेचुरल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, आंधी तूफान का आ जाना, हेवी बारिश हो जाएगा, हेवी रेन, हेवी बारिश हो सकता है, अर्थक्वेक भूकंप आ सकता है। अचानक हम लोग सब कुछ ठीक से काम कर रहे हैं और वही भूकंप आ गया। आप अगर कहीं जा रहे हैं बाइक से, फोर व्हीलर से, या कहीं काम ही कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे में कोई फॉल्ट नहीं, मैनेजमेंट में कोई फॉल्ट नहीं, तो हो सकता है कि वहां पे अर्थक्वेक ही आ जाए। कैसे रोकिएगा? प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो कहता है कि अनसेफ एक्ट, तो इसलिए एक क्वेश्चन याद रखना कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, दो, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अब बताओ, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? कल पढ़ाए थे ना, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट कैसे हो जाएगा, कंफर्म नहीं हो तो याद नहीं किया घर पे। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन डायरेक्ट है, और डायरेक्ट है तो इसके पीछे इनडायरेक्ट का मामला जरूर कुछ ना कुछ होगा। इन्हीं सिद्धांत को बोलते हैं हेनरिच थ्योरी। कोई दिक्कत? ये थ्योरी खत्म हुआ। आते हैं 641 का आंकड़ा। फ्रैंक बर्ड्स थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन। एक्सीडेंट का कारण का थ्योरी अगर देखा जाए तो 1969 में 1.75 मिलियन एक्सीडेंट में 641 आंकड़ों को लिया गया, जिसमें यह देखा गया कि 600 बार नियर मिस होता है और अनसेफ कंडीशन होता है। तो अगर आप यहां से अपने आप को सुधार लेते हैं तो ऊपर जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं सुधारते हैं तो 30 बार ऐसा होगा ना कि आप तो बचिएगा लेकिन प्रॉपर्टी लॉस जरूर होगा। जैसे हमने नहीं बताया कि कभी कभी तुम बाइक से गिरते हो तो तुम बच जाते हो, लेकिन बाइक टूट जाता है।
तो वहां पे ये रूल लागू होगा। प्रॉपर्टी डैमेज हुआ लेकिन ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। कभी कभी बाइक बच जाता है और जो है गिरने वाला व्यक्ति वो तो चोटिल होता है, तो कहते हैं कि ये भी शामिल होगा। अब कभी कभी ऐसा आता है अगर मैं यहां नहीं संभला, अपने आप को संभाल पाया, तो 10 ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे माइनर इंजरी यानी कि ह्यूमन लॉस हो जाएगा। अगर यहां तक हम नहीं पहुंचे तो क्या होगा, ये एक बार फैटालिटी होगा। और फैटालिटी का मतलब बताया हमने, दर्दनाक घटना है जिसमें मौत होने की संभावनाएं भी शामिल है। और इस सिद्धांत को बोलते हैं बर्ड्स थ्योरी। हाँ, इस पिरामिड को बोलेंगे बर्ड्स थ्योरी। फ्रैंक बर्ड्स है नाम है, जो 1.75 मिलियन एक्सीडेंट इन 1969 में लिया। और इसको हमने रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ नो इंजुरी एक्सीडेंट नियर मिस कैन इम्प्रूव द सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ यूआई यूनिट। बोला है कि अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे अपने आप को संभाल लूँ ना, तो हो सकता है कि इससे क्या हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन अगर इसको नहीं संभालते हैं तो समझिए कि ये आने वाला है आपका लाइफ में। कोई दिक्कत यहां तक? हाउ डू एक्सीडेंट ऑकर? घटना कैसी होती है? किसी भी कंपनी में अगर घटनाएं होती है, इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होता है। लेकिन यहां देखो, इसको एग्जाम्पल एक घर का देंगे हम। अगर किसी घर को लेते हैं एग्जाम्पल में, तो डिफेक्ट इन द सिस्टम, इसको समझना है तो समझो यह एक घर है, ठीक है। इस घर में 2 या 3 भाई रहते हो, 2 या 3 भाई हो, पिताजी माताजी हैं, ठीक है, बाकी भाई बहन और भी हो सकते हैं। तो ये घर बड़े अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन जैसे ही इन लोगों का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत कर गए, डेथ कर गए, तो ये लोग अपने जिंदगी में अपने आप अपने अपने देखने लगे। तो एक भाई इधर गया, एक भाई इधर गया, ये इसकी बुराई कर रहा है, ये इसकी बुराई कर रहा है। तो ये घर है, घर जब चल रहा था ना, तो ये घर एक क्या हो गया, कंपनी मान लो। और घर चल रहा था ना, तो एक सिस्टम मान लो, एक सिस्टम कि घर बड़े सिस्टम से चल रहा है। जब घर के लोग आपस में संतुलन नहीं बनाकर रखेंगे ना, तो इन दोनों में क्या होगी, अनबन होगी। उसी प्रकार कंपनी में अगर जितने भी ऑफिसर्स, स्टाफ या वर्कर्स होंगे, सब में अगर एक अच्छा खासा एक कोऑर्डिनेशन ना हो, एक बॉन्डिंग ना हो, अगर वो कोऑपरेट ना कर पाए, तो क्या होता है, तो वो अपने आप अपना अपना देखते हैं। जब ये लोग अपना अपना देखेगा ना, तो ऑटोमेटिक इस घर में सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिफेक्ट इन द सिस्टम। डिफेक्ट इन द सिस्टम होगा ना, अगर इस घर में सिस्टम खराब हो जाएगा, सब कोई अपना अपना मनमानी करेगा, तो 2 चीज निकल के आएगा। पहला, इंप्लॉई एरर, मतलब इस घर के लोग गलती करना शुरू कर देंगे। और एग्जिस्टेंस ऑफ हजार्ड, गलती करेंगे ना, तो घर में खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी में से जितने एम्प्लॉय होंगे, ये क्या होंगे, गलती करना शुरू कर देंगे। गलती किस बात का, कोई किसी का बात नहीं मानेगा, कोई किसी के बताए हुए कामों को नहीं करेगा, सब कोई एक दूसरे के बारे में बुराई करेंगे, कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई नियम कानून को फॉलो नहीं करेगा। ये गलती, जब ये गलती करिएगा ना, तो समझिए कि आपकी कंपनी में खतरा हाँ शुरू हो चुका है। हजार्ड्स क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट, मौजूद होने लगे हुए हैं, उत्पन्न होने लगे हैं। और जब ये उत्पन्न हो जाएगा और ये हो जाएगा, और दोनों बड़ी अपने एक चरम सीमा पर आ जाएगा ना, तो वहां से स्टार्ट होता है रिस्क। किस चीज का, तबाही का रिस्क। मतलब कोई ना कोई घटना होगा, कोई ना कोई घटना होगा, तो एक्सीडेंट ऑकर। जब इन सब में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, तो होता है ना कभी कभी मारामारी होता है। तो जब ये कहेगा कि तुमने ये बात बोला, ये कहेगा तुमने ये बात बोला, फिर दोनों मिलेंगे, फिर क्या करेंगे, मारामारी करेंगे। तो मारामारी का रिस्क हो गया। और रिस्क ये है कि दोनों अपना एक्सीडेंट हुआ, मारा पीट किया और यहाँ पहुंच गया हॉस्पिटल में। तो कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट अगर होता है कंपनी के अंदर, तो कंपनी के जितने एम्प्लॉय हैं वो सब के सब अपना मनमानी करते हैं। अगर सिस्टम में फॉल्ट आ गया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्लाइंट उतना रूल रेगुलेशन को लेकर पंक्चुअल नहीं है, तो वहां के लोगों को क्या मतलब है। इसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी वर्कर की सैलरी आप 3 महीने से रोक लिए हैं, तो क्या मन से काम करेगा वो, नहीं करेगा। किसी वर्कर से आप गधे की तरह काम खटवा रहे हैं दिन भर,
और खटवाने के बाद भी उसकी सैलरी 5 महीने बाद दे रहा है, वो भी 1 महीने का, तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा? नहीं करेगा। कोई कितना हो काम कर रहा है, उसको आप क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, तो कहेगा कि बुराई सही तो बुराई सही, हम काम अच्छे से नहीं करेंगे। इस तरीके से क्या होगा? एम्प्लॉय एरर होगा, गलतियां करना शुरू करेगा, हजार्ड उत्पन्न होगा, रिस्क बढ़ेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट होता है बशर्ते यही एक जरिया है जिसकी वजह से हो सकता है, और इसको हम लोग रोकना है। और एक सेफ्टी ऑफिसर कंपनी के अंदर जितना भी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग इन सबको रोकने की कोशिश करता है। देखते हैं, इतना वर्ड सही पढ़ना है। और सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम इंजुरी, इंजुरी और रिस्क, दो चीज। रिस्क पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके पहले आपको पढ़ा है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट अगर जानते हैं तो इसके पहले पढ़ाए होंगे हजार्ड। तो अगर हजार्ड है तो रिस्क है। कैसे? शांत समझिएगा। अगर आप एग्जाम देने गए हैं, कोई भी एग्जाम देने गए हैं, ध्यान समझना, एग्जाम देने गए हैं, तो जब एग्जाम में बैठोगे तभी ना तुम फेल होगा या पास होगा। जब हम बैठेंगे ही नहीं तो फेल हो पास हो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। अब अगर हम स्टडी अच्छे से किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो संभावना किसकी तरफ बढ़ रहा है? पास का। स्टडी नहीं किए हैं तो किसकी तरफ बढ़ रहा है? तो ये बीच में जो चांस दिख रहा है ना, चांस किसी का, संभावना किसी का, फेल और पास का, तो ये बीच की जो चांस और संभावनाएं होती है ना, इसी को रिस्क कहते हैं। रिस्क किससे होता है? किसी ना किसी हजार्ड से होता है। अगर एक टूटी हुई चेयर है, टूटी हुई चेयर है, और चेयर में तुम बैठने गए, तुम गिर जाएगा, इस बात का संभावना ज्यादा है, तो संभावना ज्यादा है मतलब रिस्क है, और रिस्क ही संभावना है, संभावना ही रिस्क है। मतलब चांस किसी भी हजार्ड से कुछ निगेटिव या पॉजिटिव होने का जो चांस होता है ना, उसे ही क्या कहेंगे? हम रिस्क कहेंगे। और रिस्क निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब हम क्या किए हैं, हम अच्छा काम किए हैं, बुरा काम किए हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्क क्या होता है? घटता बढ़ता रहा है। जैसे हमने पढ़ाई ठीक से किया होगा, पास होगा, ठीक से नहीं किया होगा, फेल होगा। उसी प्रकार कंपनी में होता है। कंपनी में अगर कोई भी काम करते हैं पूरे पॉजिटिव माइंड और विद पीपीई एंड सारे के सारे रूल्स को फॉलो किए हुए हैं, तो हमें एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अगर होगा तो क्या है? रिस्क कम है। लेकिन अब कोई पीपीई या कोई रूल को फॉलो नहीं किए हैं तो वो चांस क्या है? रिस्क ज्यादा है, और चांस है कोई ना कोई घटना होगा। तो किसी हजार्ड से एक्सीडेंट होने के बीच जो चांस होता है ना, चांस, इसी संभावना को क्या बोलते हैं? रिस्क होता, रिस्क कहते हैं। और जब रिस्क होगा तो उसके बाद जो घटना होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट या नियर मिस, एक्सीडेंट या नियर मिस। और जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको चोट लगेगा ना, इसी चोट को इंग्लिश में बोलते हैं इंजरी। समझे इस बात को? अब ध्यान समझ, इसको एक पिरामिड बना रहे हैं हम। अगर हजार्ड है, अगर हजार्ड है तो ये रिस्क क्या हो? रिस्क है। जब सांप रहेगा नहीं तो फिर काटेगा कौन? अगर इस रूम में तुम हो, कहीं से अगर स्नेक आ गया, एक एक वेनम स्नेक आ गया जो उसमें जहर है, तो अगर इस रूम में रहेगा ही नहीं तो रिस्क कैसे होगा काटने का? जब इस रूम में है ही नहीं तो फिर इसको है ही नहीं, है तो रिस्क है काटने का। तो कह रहा है कि जब हजार्ड मौजूद होगा तभी ना रिस्क होगा। बाइक चलाओगे तभी भी गिरोगे या नहीं गिरोगे? एग्जाम में बैठोगे तभी ही पास होगा, फेल होगा। क्रिकेट खेलोगे तभी ही पास होगा या फेल होगा, मतलब कि जीतोगे या हारोगे। नहीं खेलोगे तो नहीं होगा। तो हजार्ड अगर है तो रिस्क है, और रिस्क अगर है तो एक्सीडेंट का चांस पूरा का पूरा। अगर किस पे डिपेंड करता है? अगर रिस्क निगेटिव आया तो एक्सीडेंट होगा, रिस्क पॉजिटिव आया तो नहीं होगा। तो चेयर ठीक है तो नहीं गिरेंगे, चेयर खराब है तो फिर गिर जाएंगे। धूप बहुत ज्यादा है तो लू लग सकता है, नहीं है तो नहीं लगेगा। तो हजार्ड है तो लू लगने का रिस्क है, और रिस्क है तो निगेटिव या पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव होगा तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो या तो नियर मिस होगा, या तो इंसिडेंट होगा तो एक्सीडेंट होगा। तो अगर ये हुआ तो ठीक है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो इसमें हमारा लॉस होगा, किसी का? प्रॉपर्टी लॉस का और ह्यूमन लॉस का। और ह्यूमन लॉस का जो होगा ना, वो चोट लगेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? चोट। तो इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंजरी। तो इंजरी होगा। तो एक्सीडेंट में जो हमको लॉस होता है ना, ह्यूमन लॉस, वह किसी ना किसी हार्मफुल कंडीशन में मिलता है।
हार्मफुल कंडीशन में मिलता है। और हार्मफुल कंडीशन का मतलब होता है हमारे बॉडी में एक हानिकारक सिचुएशंस जिसमें हमें दर्द फील होता है। तो चोट होता है, दर्द होता है ना। अब बताओ चोट किसको कहते हैं? एग्जाम्पल कुछ दो। एग्जाम्पल, बॉडी में वाउंड हो गया। वाउंड क्या होता है? वाउंड घाव। कट गया, अब्रेस हो गया। अब्रेशन का मतलब लैसेरेशन। लैसेरेशन और अब्रेशन का मतलब होता है ना घिसाना, छिलाना, घिसटाना, यही होता है। और स्टेब का मतलब होता है किसी पार्ट से घुपा गया। और इंटेंगलमेंट का मतलब हो गया फंस के मुड़ जाना। ट्रैप का मतलब होता है फंसना। बर्न का मतलब होता है जलना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इंजुरी है। फ्रैक्चर, किसी ने बोला कि क्या हुआ, तो बाइक चलाते गिर गए थे, हाथ टूट गया है। या ऐसे बोला किसी ने, क्या हुआ, तो इंजुरी हो गया है। क्या इंजुरी? टूट गया है। तो टूटना का बोलते हैं फ्रैक्चर। किसी ने बोला क्या हुआ है, तो कट गया है। कहाँ पे? सर में, तो इंजुरी है। किसी ने बोला है कि इंजुरी हो गया, क्या? तो घाव बन गया है। किसी ने बोला जल गया है, इंजुरी हो गया, तो क्या? जल गया है। तो ये एग्जाम्पल है, इसी को बोलते हैं इंजुरी। इंजुरी क्या है? एग्जाम्पल। मतलब चोट इतना रूपों में मिल सकता है। कहीं 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 गिरोगे तो हल्का छिलाएगा, रगड़ाएगा, या तो कट जाएगा, या तो कोई पार्ट बॉडी में ये होल कर देगा, या कहीं पे कहीं घाव हो जाएगा, या किसी चीज से जल जाएगा, या कहीं ट्रैपिंग हो जाएगा, या किसी में फंस जाएगा। इंटेंगलमेंट का मतलब होता है दो पार्ट्स के बीच में बॉडी पार्ट्स को फंस जाना, अब मुड़ जाना, जिसको बोलते हैं दबोचा गया। ऐसे कुछ वर्ड्स आता है, तो उसी को बोलते हैं इंटेंगलमेंट। ये सब इंजुरी के एग्जाम्पल है। तो हजार्ड है तो रिस्क है, रिस्क है तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो लॉस होगा प्रॉपर्टी का और ह्यूमन का। और ह्यूमन का होगा ना, वो हार्मफुल कंडीशन होगा, उसी को क्या बोलेंगे? इंजुरी। और इंजुरी का एग्जाम्पल ये है। अब बताओ कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डेंजरस ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब ये होता है होना। ऑकरेंस का हिंदी होता है होना, मतलब कोई घटना होने की प्रक्रिया को ऑकरेंस कहते हैं, या इवेंट कह सकते हैं। तो डेंजरस ऑकरेंस, डेंजरस ऑकरेंस, ये 40 पर स्टॉप कर देंगे। डेंजरस ऑकरेंस, अगर तुम एक्सीडेंट, एक्सीडेंट अगर तुम समझ चुके हो, इंसिडेंट समझ चुके हो, और नियर मिस समझ चुके हो, तो हमको लगता है कि ये भी समझ जाओ। क्यों? कैसे? इंसिडेंट नियर मिस में नो लॉस बट पोटेंशियल टू लॉस। इंसिडेंट में लॉस, माइनर लॉस। एक्सीडेंट में फेटल लॉस। और इसमें हेवी लॉस, हेवी लॉस। बड़ी कोई घटना होती है, जैसे एग्जांपल क्रेन का कोलैप्स हो जाना। क्रेन का कोलैप्स हो जाना, क्रेन कोलैप्स समझते हो? क्रेन से कोई सामान लिफ्ट हो रहा है, क्रेन ही पलट गया। ब्रिज का कोलैप्स हो जाना, ब्रिज समझ रहे हो ना? बड़ा सा कोई पुल वगैरह है, ब्रिज, वो कोलैप्स हो गया। तो जिसमें आता है ना हिंदी में कि जिसमें ज्यादा जान माल का खतरा हो, संभव हो, उसे हम क्या बोलेंगे? डेंजरस ऑकरेंस बोलेंगे। तो यही है, बट जिसमें हेवी लॉस की संभावना हो। ये अभी तुमने देखा होगा कुछ दिन पहले अजमेर हाईवे पे एक टैंकर ब्लास्ट हुआ था ना? तो कितना ज्यादा लॉस हुआ था। अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा कि एक प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में। ये ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डेंजरस ऑकरेंस है। एक्सीडेंट है, बट एक्सीडेंट में क्या है? लॉस की संभावना कम, मीडियम, अधिक कैसे है, इस आधार पे इन सब का बंटवारा किया गया है। तो नियर मिस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस सब के सब एक ही घर के हैं सब। और सबको क्या किया गया है? चोट के अकॉर्डिंग, लॉस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई, मतलब बांट दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो हेवी लॉस, डेंजरस ऑकरेंस। एग्जाम्पल अगर ऐसे पूछे तो अगर एग्जाम्पल मान लो प्लेन क्रैश को क्या बोल सकते हैं? डेंजरस ऑकरेंस बोल सकते हैं। ट्रेन से ट्रेन का कॉलिजन, टकराव, डेंजरस ऑकरेंस हो सकता है। कोलैप्स ऑफ क्रेन, या ब्रिज कोलैप्स, या बिल्डिंग कोलैप्स कर गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, उसमें अगर क्षति होती है ज्यादा, तो वो भी तो एक घटना है ना, वो भी एक्सीडेंट है ना। बट उसका एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट का भी ऊपर है डेंजरस ऑकरेंस। इसमें हेवी सीरियस इंजुरी, सीरियस लॉस, जिसमें एचपी का सबसे ज्यादा लॉस हो, उसको क्या बोलेंगे हम? डेंजरस ऑकरेंस। फैटल हो, मतलब लॉस हो, नॉर्मल लॉस हो बट फैटल भी हो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। हल्का लॉस हो, इंसिडेंट। नो लॉस, क्या हो जाएगा? नियर मिस। तो इसी को बोलते हैं डेंजरस ऑकरेंस। बताइए, अगर ये भी समझ लिया हो तो ये समझो, ये भी इसी की तरह है। एक्सीडेंट समझ रहे हो ना? रिपोर्टेबल का मतलब क्या होता है?
रिपोर्ट का मतलब होता है बताना। रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? बताना। अगर तुम्हारे एडमिट कार्ड पे कहीं लिखा है रिपोर्टिंग टाइम, इसका मतलब होता है ना कि 7 बजे अगर लिखा है ना, 7 बजे जा करके आप फिजिकली या डॉक्यूमेंटली आप ये संदेश दीजिए कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं इतना बजे। रिपोर्ट का मतलब एक तरह से यही हुआ। अगर मैंने बोला कि तुम वहां रोड पे रहो, कोई खतरा होगा तो हमको बताना, इसको बोलते हैं रिपोर्ट करना। तो कंपनी में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ना, जो लगता है ना कि बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। कुछ ऐसे छोटे मोटे घटनाएं होती रहती हैं जो कंपनी में लोग नहीं बताते। ऐसे तो रूल के अकॉर्डिंग कंपनी में अगर कोई नियर मिस भी हो ना, तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, बताना है। तो कहता है कि जो एक्सीडेंट बताने योग्य है, रिपोर्ट करने योग्य है, वैसे एक्सीडेंट को हम रिपोर्टेबल एक्सीडेंट बोल सकते हैं। और मे भी सारे के सारे एक्सीडेंट रिपोर्टेबल ही होते हैं, क्योंकि ये रूल्स है कि आप कंपनी में बोलिएगा, अगर कुछ मान लो नियर मिस ही हो गया है और आप नहीं बताते हैं, तो उसको क्या रीजन है उसके पीछे का, वो दूर नहीं कर पाएगा, प्रिवेंशन नहीं कर पाएगा, प्रिकॉशन नहीं ले पाएगा, तो कल एक बड़ा घटना का रूप ले लेगा। इसलिए कहता है कि छोटा सा छोटा इवेंट भी आपको बताना है। तो इसलिए हर इवेंट को हम रिपोर्टेबल बोल सकते हैं। तो वैसा एक्सीडेंट जिसको हम बता सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, वैसे एक्सीडेंट को हम रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? और कंपनी में सारे एक्सीडेंट क्या होते हैं, रिपोर्टेबल होते हैं। अब किसको बताएगा? जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बाहर कुछ हुआ था, किसको बताएगा? हमको बताएगा। तो उस वक्त हम सीनियर पर्सन हो गए, हम वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए, तो तुम्हारी बातों को सुन के उस पर हम कुछ ना कुछ अमल करेंगे, कुछ जिम्मेदारियां हम उठाएंगे, उसको कैसे रोका जा सकता है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जिसी को कहा जाता है। एलटीआई और एलटीए तुम पढ़ रहे हो ना, आज तुम पढ़ा, कहीं गया चोट लग गया, तो चोट को अब चोट मत समझो, अब इंजरी बोलो। और इंजरी में क्या हुआ हमें नहीं पता, बट इतना अगर हुआ कि तुम बोल सकते हो कि सर हम 48 आवर्स तक अब स्कूल नहीं आ सकते हैं। 48 आवर्स कितना होता है? 2 दिन, 2 रात 2 दिन, मतलब 24 घंटे के अकॉर्डिंग जोड़िएगा तो 2 दिन हो गया। 2 दिन तक किताब में 48 आवर्स दिया हुआ है, 2 डेज। हाँ, 2 डेज अगर आप नहीं आते हैं, इसका मतलब आपको गंभीर चोट लग चुकी है। अब 48 घंटे के बाद आप 48 महीने नहीं आए, वो अलग बात है, उससे कोई रूल नहीं है, या 49 के बाद 50 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 48 घंटे के अंदर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर 48 घंटे के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसको हम लोग माइनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर। मतलब हल्का फुल्का चोट था, आप आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंजुरी अगर ज्यादा है और 48 आवर्स तक आप नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे एक्सीडेंट को हम LTA बोलते हैं। मतलब जो एक्सीडेंट हुआ ना, हम तुमसे पूछे पढ़ने क्यों नहीं आया 2 दिन से, तो सब चोट लगा था, एक्सीडेंट हो गया था, तो हम बोलेंगे एक्सीडेंट ही हुआ है ना। तो इस एक्सीडेंट को क्या कहेंगे? LTA, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें लॉस्ट मीन्स होता है गंवा देना, टाइम मीन्स समय, एक्सीडेंट मीन्स घटना। इस घटने में 48 आवर्स हमने गंवा दिया, मतलब इसके बाद भी हम वापसी नहीं कर पाए, तो इस एक्सीडेंट के वजह से हुआ, इस एक्सीडेंट के वजह से हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे हम LTI। अब बोलेंगे एक्सीडेंट ही हुआ है ना, कुछ हुआ है, तो बोलोगे सर की इंजुरी हुआ है। इंजुरी में क्या हुआ है? तो फ्रैक्चर हुआ है, तो रिस्ट फ्रैक्चर या लेग फ्रैक्चर बोल सकते हो। तो ये जो फ्रैक्चर है ना, इसको बोलेंगे LTI, लॉस्ट टाइम इंजुरी। क्या बोलेंगे? लॉस्ट टाइम इंजुरी। तो एक ऐसी घटना कंपनी के अंदर जिसमें अगर वर्कर कैन नॉट बैक द जॉब विद इन 48 आवर्स, अगर 48 घंटे के अंदर वो जॉब पे नहीं आ सकता है, तो वैसे एक्सीडेंट को हम लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट बोलते हैं। और उस एक्सीडेंट में जो चोट लगा है, जो इंजुरी हुआ है, उसके वजह से अगर नहीं आता है, तो उस इंजुरी को बोलते हैं LTI, लॉस्ट टाइम इंजुरी। कोई दिक्कत इसमें? आते हैं फर्स्ट एड। तो कहता है कि घर पे कुछ होता है तो क्या करते हो? कहता है कि अगर आप घर पे कुछ चोट लगता है, इंजुरी होती है, तो पहले आप बड़े हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। अगर नॉर्मल कुछ चोट लगता है ना, कोशिश करते हैं घर पे ही कुछ नॉर्मल दवाएं हम कर लें। फर्स्ट का मतलब होता है प्राथमिक। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। और एड का मतलब उपचार होता है। ध्यान सुनना, AID, एड में उपचार भी होता है।
और एड में सहायता करने वाला भी मान होता है, सहायता करने वाला एसेसरीज हो गया। और ए डी और डी एड में होता है जोड़, और ए डी एड में क्या होता है एडवर्टाइजमेंट प्रचार, ठीक है। तो ये वर्ड ऐसे इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये वाला एड है हमारे पास प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार का सीधे लिखा हुआ प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। तो नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल ट्रीटमेंट इंजुरी होने के बाद अगर वर्कर्स को देते हैं तो वैसे ट्रीटमेंट को हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड कौन देता है? फर्स्ट एड देता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एडर। और ये क्या देता है? ये ट्रीटमेंट करता है। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या शामिल है? क्या इंजेक्शन दे सकता है? नहीं, नहीं दे सकता है। क्या वह इन्वेस्टिगेशन जांच वगैरह लिख सकता है? नहीं। टेस्ट लिख सकता है? नहीं। किसी तरह का अल्ट्रासाउंड एमआरआई कर सकता है? नहीं। तो नॉर्मल में क्या आ जाएगा? तो नॉर्मल में है कि ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, उसको कपड़े से बांधे, फ्रैक्चर हो गया है उस पार्ट्स को स्लिंग्स कर दे, बांध दे, कहीं पे अगर कुछ टूट गया उस पार्ट्स को अगर पकड़ के किसी क्लोथ से बांध दे। फर्स्ट एड चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना, इसका ट्रेनिंग आपको दिलवाएंगे, आप देखिएगा कैसे ये होता है। तो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट इसमें क्या है, अगर आपको कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स में कहीं कट गया है, ब्लीडिंग आ रहा है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कपड़ा बनाया जाता है, मतलब कि बैंडेज बनाया जाता है, तो आप बैंडेज कर सकते हैं। वाउंड है, घाव है, सफाई करवा सकते हैं। तो बाहरी जो प्रक्रियाएं हैं वो कर सकते हैं। आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको काट नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप एमआरआई अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल यूं समझो कि एक कंपाउंडर हॉस्पिटल में क्या होता है, एक कंपाउंडर जो ऐसा कुछ नहीं लिख सकता है, बट वो क्या करेगा, नॉर्मल जो डॉक्टर साहब बोले हैं वो कर देगा। तो हर कंपनी में एक साइड से ना एक फर्स्ट एडर रखा गया होता है। और फर्स्ट एडर इसी के लिए होता है कि किसी को नॉर्मल कुछ ट्रीटमेंट करना हो, चोट वोट लगे, उसको तुरंत क्या करेंगे, हम देख लेंगे, फिर अपना काम करने लगेगा। तो इसी अवस्था को बोलते हैं फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड एक प्राथमिक उपचार है। फर्स्ट एड इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट विच द गिवन बाय द फर्स्ट एडर टू द एनी कैजुअलिटी बिफोर रीच द हॉस्पिटल। किसी हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले जो एक व्यक्ति द्वारा नॉर्मल ट्रीटमेंट दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड में जांच, इंजेक्शन, गोली लिखना ये सब का रूल नहीं है। कट गया साफ कर देना है, छिला गया थोड़ा सा आप हाइड्रोजन रख के साफ कर दिए, आप डिटोल रख दिए, बैंडेज थोड़ा सा डिटोल लगा बैंडेज बांध दिए, मलहम लगा दिए, आप जो हैंडो प्लस होता है वो लगा दीजिए। इसके बाद आपका कोई इलाज नहीं है, वहां पे कुछ नहीं करना है। हर गांव में छोटे छोटे प्राथमिक केंद्र बनाए गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र। तो एक फर्स्ट स्टडी होता है। अब उस छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र का अगर लिख दिया जाए कि भाई जाइए आप लेकर आइए बड़ा बड़ा एमआरआई करा, तो मान्य होगा? नहीं होगा। तो हर कंपनी फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट एड। कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है? घायल व्यक्ति। कैजुअलिटी मीन्स होता है घायल, इसमें कोई दिक्कत। फर्स्ट एड। पीपीई, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है वस्तु, सामान या किसी तरह का छोटा मोटा मशीन या उपकरण बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचाने वाला या सहायता करने वाला। अब पर्सनल का मतलब होता है खुद का। तो एक ऐसा इक्विपमेंट जो काम करते वक्त हमारी हेल्प करे, हमें सहायता दे और हमें बचाए किसी से, बाहरी खतरों से। बाहरी खतरों से हमें जो इक्विपमेंट बचाता है उसे ही पीपी कहते हैं। और पीपी एक आपकी किताब में एक चैप्टर का भी नाम है, बट खाली आपको पीपी वर्ड समझना है। अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट क्या है, एक पीपी है, क्योंकि ये हमें हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है। आप ग्लव्स पहनते हैं तो ग्लव्स क्या है, हैंड को। आप शूज पहनते हैं तो ये लेग्स को क्या करता है, तो ये सब के सब क्या है, पीपी है। तो पीपी इज अ फिजिकल मटेरियल विच प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एनी हैजार्ड। किसी बाहरी खतरों से हमें क्या करता है, बचाता है। इस प्रकार का मटेरियल है, इसे ही पीपी कहते हैं। पॉइंट खत्म, ये समझा चुके हैं। आपका ये जो 13-14 पॉइंट है ये हमने आपको समझा दिया। आप घर से पढ़िएगा और किसी तरह कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा।